गुड मॉर्निंग बच्चों, हम भूगोल की पढ़ाई करने जा रहे हैं। इसमें हमने क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक के तीसरे चैप्टर अफवाह को ख़त्म कर दिया था। आज चैप्टर 4 को शुरू करेंगे जिसका नाम जलवायु है। ठीक है, ये चैप्टर कॉन्सेप्ट वाला है, इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए इसे 2 भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले वायुमंडलीय दशाओं को समझते हैं। किसी भी स्थान की वायुमंडलीय दशाएं यानी वहाँ का तापमान कितना है, वायु दाब किस प्रकार का है, निम्न दाब या उच्च दाब है, पवन किधर से किधर जा रही हैं, आर्द्रता कैसा है और वर्षा कितनी हो रही है, ये सभी वायुमंडलीय दशाएं हो गईं। इन्हें मौसम और जलवायु के तत्व भी कहते हैं। अब जलवायु, मौसम और ऋतु को समझते हैं। इन तीनों में कुछ भिन्नताएं होती हैं। जलवायु किसी भी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं उस स्थान की जलवायु कहलाती हैं। दीर्घकालीन यानी लंबे समय अवधि 30 वर्ष या उससे अधिक, यानी किसी जगह की औसत वायुमंडलीय दशाएं 30 वर्ष या 40 वर्ष तक एक ही तरह के रहते हैं तो उसे उस स्थान की जलवायु कहेंगे। इसी तरह मौसम किसी भी स्थान की अल्पकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं उस स्थान की मौसम कहलाएंगी। अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए। जैसे किसी स्थान पर अभी धूप निकला हुआ है तो हम कहेंगे कि आज मौसम गर्म है, लेकिन अचानक बादल घिर गए और हल्की हल्की वर्षा होने लगी तो हम कहेंगे कि कितना सुहाना मौसम हो गया है। ये नहीं कहेंगे कि जलवायु ठंडा या गर्म हो गया। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि मौसम एक ख़ास समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था को बताता है। जैसे किसी क्षेत्र में इस समय वर्षा हो रही है और उसी समय उससे 30-40 किलोमीटर दूर के क्षेत्र में धूप है, यहाँ पर मौसम गर्म है। इस तरह हम कह सकते हैं कि मौसम किसी ख़ास समय में किसी ख़ास क्षेत्र के वायुमंडलीय दशाओं को बताता है। मौसम एक दिन में कई बार बदलता है। इसी तरह ऋतु किसी भी स्थान की 3-4 महीनों की वायुमंडलीय दशाएं उस स्थान की ऋतु कहलाती हैं। मेरे ख्याल में आप सभी जलवायु, मौसम और ऋतु को अच्छे से समझ गए होंगे। जलवायु लंबे समय के लिए, मौसम थोड़े समय के लिए और ऋतु 3-4 महीनों के लिए। ये समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। इस मानचित्र में देखिए, ये एशिया महाद्वीप है, इसके दक्षिण इधर यहाँ पर और इधर दक्षिण पूर्व, यानी यहाँ पर जितने भी देश हैं यहाँ की जलवायु मानसूनी है। मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम से निकला है जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। अब मानसून के अर्थ को समझते हैं। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसे मानसून कहते हैं। यानी मानसून हवाओं की दिशाओं पर निर्भर करता है। हवाएं कैसी चलती हैं इसे समझते हैं। ये ज़मीन है और ये यहाँ पर पानी या समुद्र है। जब ज़मीन पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ज़मीन गर्म हो जाती है और वहाँ की हवाएं भी गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं और यहाँ पर निम्न वायुदाब या लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। अब ये पानी का इलाका है जो ठंडा है। यहाँ पर की हवाएं भारी हैं तो ये यहाँ से हवाएं इस निम्न वायुदाब वाले की तरफ बहती हैं। यानी हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब वाले की तरफ बहती हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि हवाएं उच्च दाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहती हैं। समान रूप से भारत की जलवायु मानसूनी है, फिर भी प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे गर्मियों में राजस्थान के कुछ स्थानों का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वहीं कश्मीर के पहलगाम में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी तरह सर्दी में जम्मू कश्मीर का एक जगह है द्रास, यहाँ का तापमान
-45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसी तरह कुछ इलाकों में दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होता है। जैसे थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि उसी रात में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी दिन और रात के तापमान में 35 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो केरल में दिन और रात के तापमान लगभग समान रहता है। इसी तरह वर्षा में भी भिन्नता पाई जाती है। मेघालय में 400 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये तापमान और वर्षा में भिन्नता अक्षांश और ऊंचाई के कारण होता है। इसे हम आगे अच्छी तरह समझेंगे। जलवायु को नियंत्रण करने वाले मुख्य 6 कारक हैं। नंबर 1, अक्षांश। ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में एक मुख्य कारक है। अक्षांश तो आप जानते ही हैं, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। सूरज की किरणें अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग तरह से पड़ती हैं। ये देखिए, विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ तापमान भी अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर इधर उत्तर दक्षिण ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान घटता जाता है। नंबर 2, ऊंचाई। यानी जब हम पृथ्वी या जमीन की सतह से ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है और तापमान घट जाता है। यही कारण है कि पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती हैं, इसलिए लोग गर्मी के मौसम में पहाड़ी इलाकों में घूमने जाते हैं। नंबर 3, वायुदाब और पवन तंत्र। यानी किसी स्थान की वायुदाब और पवनें उस स्थान की अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करती हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर हैं तो वहाँ पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे वहाँ की ज़मीन गर्म हो जाती है। इससे हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है और वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। फिर हवाएं उच्च दाब के क्षेत्र से इधर निम्न दाब की तरफ आने लगती हैं। नंबर 4, समुद्र से दूरी। समुद्र का जलवायु पर समकारी या समान प्रभाव पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं तो हम विषम मौसमी अवस्था या महाद्वीपीय अवस्था को महसूस करते हैं। यानी गर्मी में अधिक गर्म और सर्दी में अधिक ठंडा। नंबर 5, महासागरीय धाराएं। यानी कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और हवा की दिशा भी समुद्र से तट की ओर होती हैं, तो वह तट या किनारा इन गर्म या ठंडी धाराओं की वजह से गर्म या ठंडा हो जाता है। नंबर 6, उच्चावच लक्षण। अगर किसी स्थान पर ऊंचे पर्वत हैं तो यह ठंडी और गर्म हवा को रोकते हैं, यानी वे वर्षा लाने वाले हवाओं को रास्ते में रोक लेती हैं और उस क्षेत्र में वर्षा होती है। वहीं पर्वत के दूसरी ओर वर्षा नहीं होती है। इसे पवन विमुख ढाल भी कहते हैं। ये तो हुई जलवायु नियंत्रित करने वाले कारक। अब हम भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को जानेंगे। इसमें सबसे पहला अक्षांश है। इस इमेज द्वारा समझते हैं कि कैसे अक्षांश जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये तो हम जानते हैं कि कर्क रेखा हमारे देश के बीच से गुजरती है। ये देखिए, ये लाइन जो पश्चिम में कच्छ के रण यहाँ से लेकर पूर्व में यहाँ तक मिजोरम से होकर गुजरती है। हमारे देश का ये जो आधा भाग है, निचला भाग, ये भाग इस लाइन यानी कर्क वृत्त के दक्षिण में है, जो उष्णकटिबंध क्षेत्र में है, जहाँ अधिक गर्मी पाई जाती है। ये देखिए, 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तर में और 0 डिग्री से 23 डिग्री दक्षिण में, दोनों तरफ ये वाला हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है
और हमारे देश का कर्क वृत्त से नीचे वाला भाग इसी क्षेत्र में पाया जाता है, ये वाला भाग। अब ये देखिए कर्क रेखा से उत्तर वाला भाग उपोष्ण कटिबंधीय वाले भाग में है, क्योंकि ये वाला भाग इधर उत्तर और इधर दक्षिण के दोनों भाग उष्ण कटिबंधीय वाला भाग है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 2, ऊंचाई। अब हम ऊंचाई को देख लेते हैं कि यह किस प्रकार भारत की जलवायु पर असर डालती है। हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है। इसे देखिए, यहाँ पर ये सभी मध्य एशिया के देश है, यहाँ तिब्बत है, यहाँ पर कई झीलें और हिमानियाँ भी हैं। यहाँ से ठंडी हवाएं बहती हुई भारत की तरफ आती हैं। हिमालय पर्वत इन हवाओं को भारत में दाखिल होने से रोकती हैं। यही कारण है कि मध्य एशिया में जितनी ठंडी पड़ती है, इससे कम ठंडी यहाँ पर इस क्षेत्र में पड़ती है। अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो हमारे देश का ये उत्तरी भाग बर्फ़ से ढक गया होता। अब यहाँ पवन को समझते हैं कि ये किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसे समझने से पहले कोरियालिस बल को समझ लेते हैं, जिससे इस पॉइंट को समझने में आसानी होगी। आप जानते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति होती है। इसी घूर्णन या रोटेशन गति के कारण जो आभासी वर्चुअल बल पैदा होती है उसे कोरियालिस बल कहा जाता है। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण गोलार्ध में हवाएं बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। इस नियम को फेरल का नियम भी कहा जाता है। इसमें मेन पॉइंट ये याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। इस इमेज को देखिए, इसके द्वारा शीत ऋतु में मौसम की स्थिति को समझते हैं। यहाँ पर उच्च वायु दाब होता है क्योंकि ज़मीन बहुत ठंडी होती है। इसके मुकाबले में यहाँ समुद्र पर ठंडा कम होता है, इसलिए हवाएं यहाँ से इधर बहने लगती हैं। आपको तो मालूम है कि हवाएं उच्च वायु दाब के क्षेत्र वाले से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की तरफ बहती हैं, इसलिए ये हवाएं इधर ज़मीन से समुद्र की तरफ चलने लगती हैं। तो आप कहेंगे कि इससे वर्षा क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हवाएं स्थल यानी ज़मीन की तरफ से आ रही हैं, जिसमें नमी नहीं होती है, यानी पानी की बूंदें नहीं होती हैं, इसलिए इससे बारिश नहीं होती है। लेकिन कभी कभी शीत ऋतु में भी वर्षा हो जाती है। तो इधर देखिए, ये हिमालय के उत्तर में उच्च वायु दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी और शुष्क हवाएं इधर आने लगती हैं, लेकिन हिमालय पर्वत इन हवाओं को रोक देती हैं और कुछ हवाएं इधर या उधर से पार हो जाती हैं। यही हवाएं इधर उत्तरी भारत में वर्षा का कारण बन जाती हैं। इसलिए आप देखिएगा कि जाड़े में भी कभी कभी बारिश होती है। गर्मी के मौसम में उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर यहाँ पर ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं, जिससे यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ देखिए, हिंद महासागर में उच्च दाब का क्षेत्र है। यहाँ से ये हवाएं बहती हुई विषुवत रेखा से ये यहाँ पर इसे पार करती हैं और ये दाहिनी ओर मुड़कर निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं। इन हवाओं को दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। ये हवाएं यहाँ पर पहुँचकर दो शाखा में बढ़ जाती है। एक ये देखिए अरब शाखा और एक ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ये अपने साथ महासागरों से नमी हासिल करती हुई आती हैं। फिर ये दोनों शाखाएं इधर से ये अरब शाखा वाली शाखाएं और इधर ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखाएं दोनों भारत में दाखिल होकर बारिश करती हैं। भारत की जलवायु जेट धाराओं से भी प्रभावित होती है। ये जेट धारा क्या है, इसे जानते हैं। ये एक पश्चिमी हवाएं हैं। इसकी गति बहुत तेज़ होती है। गर्मी में यह 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। ये जेट धारा क्षोभ मंडल में 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहती है। यह धारा 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। इस पश्चिमी धारा द्वारा भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। ये चक्रवाती विक्षोभ भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये एक तूफानी हवा है
जो भारत के उत्तर इलाकों में सर्दियों के मौसम में पश्चिम से आती हैं, जो सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ़ के रूप में उत्तर भारत पर गिरा देती हैं। ये चैप्टर कॉन्सेप्ट वाला है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो याद रखने में आसानी होगी। इस इमेज को देखिए, यहाँ भूमध्य सागर ये है, ये भूमध्य सागर ये वाला पूरा क्षेत्र है, यहाँ से हवाएं चलती हैं। इस प्रकार ये उत्तर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में वर्षा करती हैं। ये वर्षा हिमालय के राज्यों में सेब और रबी के फसल के लिए लाभदायक होती हैं। इस तरह पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ से भी भारत में वर्षा होती है। इस तरह आज हमने जलवायु, मौसम और ऋतु को जाना, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को समझा और साथ ही कोरियालिस बल, जेट धारा और पश्चिमी विक्षोभ को भी जाना। अब इसके दूसरे टॉपिक मानसून का आगमन और वापसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।